नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर का आज पहला लेक्चर है और हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं जब आप एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आज मेन। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसा कि मैं हिंदी व्याकरण में भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, किसी भी भाषा में सबसे पहले आता है क्या? वो है साउंड। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ वो बोलना तो शुरू नहीं करता, जाहिर सी बात है। तो वो सबसे पहले रोता है और रोने के लिए जो वो यूज़ करता है अपना वोकल कॉर्ड, यानी कि कंठ का इस्तेमाल वो करता है। तो हमारी नेचुरल साउंड जो निकली वो कहाँ से निकली? वो वोकल कॉर्ड से निकली, और वही होते हैं हमारे वॉवल साउंड्स। और समय के साथ साथ जब हम उसे अपने टीथ, लिप्स, जीभ, इन सभी का इस्तेमाल करके बोलना सिखाते हैं तो फिर हमारे जो निकलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जो नेचुरली साउंड्स हमने निकाली बाय बर्थ वो हमारे वॉवल्स हैं, और जो हमने समय के साथ साथ सीखे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वॉवल साउंड्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 20 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके 24। देखिए, मैं वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रही हूँ, मैं वॉवल लेटर्स या कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो हालांकि आप सोच रहे होंगे कि वॉवल्स की जब हम बात करते हैं वो तो 5 ही होते हैं, तो उनके साउंड आपके 20 कैसे हो सकते हैं? तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अगर मैंने लिखा BET तो ये बना बैट। ई में हमने एह का साउंड लाया, लेकिन जब मैंने लिखा BEET बीट तो यहाँ पे हमने ई का एह साउंड ना लेके ई साउंड लाया, लॉन्ग साउंड आया ई का, और बैट में शॉर्ट साउंड आया ई का। तो इसी तरह जब हम कहते हैं ICE में आई बनता है आइस, लेकिन जब हम लिखते हैं HIT तो हम हाइट नहीं कहते उसे, हम कहते हैं उसे हिट। तो ये डिफरेंट साउंड्स हैं जो वॉवल साउंड्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपकी वॉवल साउंड 20 होती है, और कॉन्सोनेंट्स, हालांकि लेटर्स आपके 21 होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स आपकी 24 होती हैं। तो ये आपके साउंड्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन्हें सिंबल्स दिए गए हैं, इन्हें लेटर्स में नहीं लिखा गया है। तो जो लेटर्स आपके बाद में आए वो आपके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स 5 और 21 थे, टोटल 26 थे। इन्हीं वॉवल, कॉन्सोनेंट्स या फिर लेटर्स से फिर आगे हमने वर्ड्स बने हमारे, और यही वर्ड्स थे जिन्होंने फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का आधार बनाया। कैसे? क्योंकि जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, चाहे आप नाउन में पढ़ें, चाहे आप प्रोनाउन में पढ़ें, चाहे आप एडजेक्टिव हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ये सभी देखा जाए तो वर्ड्स हैं। वर्ड्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। तो वर्ड्स, देखिए, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आपका साउंड आया, साउंड के बाद लेटर, वर्ड्स, क्लॉज, सेंटेंस, पैराग्राफ, और फिर बनी आपकी लैंग्वेज। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं मेनली। तो सारी जो कहानी है आप देखें तो वर्ड सेंटेंस के बीच में है। क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो वर्ड्स को फिर आगे हमने डिवाइड किया किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी हिस्सों में, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी आपके 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। देखिए, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ही फिर आपके अलग पोर्शन आ जाता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ें हालांकि बहुत बेसिक हैं, पर बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है और कॉम्प्लीमेंट कौन सी है। हालांकि वर्ब सब लोग मेनली पहचान लेते हैं, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये बेसिक से टॉपिक्स हैं आपके, पर ज़रूरी हैं। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेनली मैंने कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और किसी सेंटेंस में हम इसे कैसे पहचानें। तो अगर हम बात करें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो उस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय। अगर मैं कहूँ कि आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो यानी कि उस पूरे लेक्चर में हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री। उसी तरह से किसी सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं वो होगा आपका सब्जेक्ट, या फिर उस सेंटेंस में कौन परफॉर्म कर रहा है वो होता है आपका सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। मैं अगर आपसे कहूँ कि सेंटेंस है आपका ही प्लेज, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ लिखा है ही प्लेज,
ही के बारे में बात हो रही है। या अगर मैं इसको लिखूं राम प्लेज, राम खेलता है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही होता है आपका सब्जेक्ट। ही प्लेज, आगे लिखा है प्लेज, प्ले यानी खेलना। प्ले क्या है? ये आपका वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दो ही चीजें हैं अगर आप देखें, सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए हमने बचपन से या फिर बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि किसी सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट था और एक ही वर्ब थी। और सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें ही थी, फिर भी ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा था। तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, हम सब्जेक्ट और वर्ब से भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूं और मैं कहूं ही प्लेज फुटबॉल या ही प्लेज क्रिकेट, तो देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ही। क्यों? क्योंकि हम ही प्लेज फुटबॉल में किसकी बात कर रहे हैं? हम ही की बात कर रहे हैं। ही सब्जेक्ट है। ही क्या क्रिया कर रहा है? यानी कि वर्ब क्या है? वर्ब यानी क्रिया। ही प्लेज, ही आपका सब्जेक्ट है और प्लेस आपका वर्ब है। अब ही प्लेस, प्ले का जो वर्ब का असर है वो किस पे पड़ रहा है? यानी कि ही प्ले, जब वो खेल रहा है, सब्जेक्ट जब खेल रहा है तो उस खेलने का फर्क किस पे पड़ रहा है? ये फुटबॉल पे पड़ रहा है। फुटबॉल मैदान के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच रही है। तो वर्ब का असर किस पे पड़ता है? वर्ब का असर अगर किसी चीज पे पड़ता है वाक्य में तो वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है क्योंकि हम ही के बारे में बात कर रहे हैं और ही आपका परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है? वो प्ले कर रहा है, यानी कि वर्ब आपकी प्ले है। तो फुटबॉल क्या है? वर्ब का असर क्या फुटबॉल पे हो रहा है? हाँ हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा मैदान में इधर उधर जा रही है बॉल, तो ये हो जाती है आपकी ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा राम इज बीटिंग रोहन। देखिए सेंटेंस में किसके विषय में बात हो रही है? विषय हो रही है, विषय है यानी कि सब्जेक्ट है आपका राम। हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि राम परफॉर्म कर रहा है। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? यानी कि वर्ब क्या है? इज बीटिंग, वो पिटाई कर रहा है। तो वर्ब है आपका इज बीटिंग। अब जब वो पिटाई कर रहा है तो उस पिटाई का असर किस पे पड़ रहा है? वर्ब का फर्क किस पे पड़ रहा है? किस पे असर हो रहा है? रोहन पे हो रहा है क्योंकि उसकी पिटाई हो रही है। तो राम आपका सब्जेक्ट है, कार्य क्या हो रहा है? वर्ब है आपकी इज बीटिंग और रोहन है आपका ऑब्जेक्ट क्योंकि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा राम गेव मी अ बुक, किसके बारे में बात हो रही है? फिर से राम के ही बारे में बात हो रही है, यानी कि परफॉर्म कौन कर रहा है? राम कर रहा है। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? राम आपका सब्जेक्ट है तो वो गेव यानी देना, देना यानी कोई ना कोई कार्य है ये भी। तो राम सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। अब राम क्या दे रहा है? राम दे रहा है बुक, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है। राम दे रहा है बुक, अ बुक। अब बचता है आपके सामने, ये है मी। मी, मी क्या है आपका? ये भी आपकी एक ऑब्जेक्ट ही है, पर ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक कौन सी? जिसपे डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है वर्ब का, यानी कि दी जा रही है। क्या दी जा रही है? बुक दी जा रही है। और यानी कि बुक एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही है ना, तो फर्क बुक पे पड़ रहा है। और वो बुक जो है टू हुम, किसे दी जा रही है? मी को दी जा रही है। तो वो बुक किसे दी जा रही है? मी को दी जा रही है। तो ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी वाक्य में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और डायरेक्ट नहीं होगी। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से एक इनडायरेक्ट है तो जाहिर पक्का में उस वाक्य में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगी। इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल देखिए। दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। कौन परफॉर्म कर रहा है या किसके बारे में मेन बात हो रही है? मेन बात हो रही है दे के बारे में, कि दे ने परफॉर्म किया है। क्या परफॉर्म किया? क्या काम किया? तो दे आपका है सब्जेक्ट। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने भेजा। वर्ब क्या है? सेंट।
दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। दे सेंट, उन्होंने क्या भेजा, उन्होंने पोस्ट कार्ड भेजा। तो पोस्ट कार्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब का काम किस पे हुआ, पोस्ट कार्ड, वही एक शहर से दूसरे शहर गया। गया किसे, हिम को। तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वर्ब का फर्क जिस पे पड़ा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए थी, हिम के लिए। तो ये है आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल अगला कि राम इज अ बॉय। राम, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राम के बारे में। तो राम होगा आपका सब्जेक्ट। इज होता है आपका वर्ब, इज एम आर पढ़ा ही होगा आपने अपनी 10th तक वर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो इज है आपका वर्ब, आगे लिखा है अ बॉय। क्या वर्ब का असर इस आगे वाले शब्दों, इन आगे वाले वर्ड्स अ बॉय पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। उसके अलावा आगे जो दो वर्ड्स हैं वो इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो सेंटेंस पूरा हो सके। राम इज एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है। अब वर्ब का असर हालांकि आगे वाले शब्दों पर नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, राम इज, राम इज, राम के बारे में बता रहे हैं कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो जहां आपको ऑब्जेक्ट नजर ना आए और आगे कुछ वर्ड्स लिखे हों तो वो होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT, ये PLI नहीं होगा, ये दोनों हालांकि प्रोनाउंसिएशन की सेम है पर मीनिंग इनका अलग अलग है। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। पूरक यानी जो आपका सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करे, पूरक। तो राम एक सब्जेक्ट है, इस एक वर्ब है, अ बॉय एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो है आपके, ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये एक क्लॉज भी हो सकता है आपका, और ये फ्रेज भी हो सकता है। ये आपके सेंटेंस को पूरक, पूरक कॉम्प्लीमेंट है तो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं ये आपका। अगर आप कहते हैं राम इज, राम इज अपने आप में एक अधूरा शब्द रहता और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि वर्ब का फर्क, वर्ब का असर तो किसी पे हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो ये जो बॉय शब्द है या फिर अ बॉय जो है आपका, ये किसको पूरा कर रहा है, ये राम, राम की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम इज अ बॉय, कि राम एक लड़का है। तो राम अपने आप में क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए कंपैरिजन के लिए मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं आपके पास। राम इज अ बॉय, राम इज बीटिंग द बॉय। राम किसके बारे में हो रही है दोनों सेंटेंस में बात, राम के बारे में। तो ये दोनों है आपके सब्जेक्ट। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे इज वर्ब है और यहाँ पे इज बीटिंग वर्ब है। आगे लिखा है आपका अ बॉय और नीचे है द बॉय। देखिए यहाँ पे वर्ब इज का असर हो रहा है अ बॉय पे, नहीं हो रहा है कोई, लेकिन यहाँ पे राम इज बीटिंग, राम पिटाई कर रहा है द बॉय की, किसकी पिटाई, यानी कि जब पीट रहा है तो पीटने का असर किसी पे हो रहा है क्या, वो बॉय पे हो रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखते हैं, यू मेड मी सैड। यू किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है यू के बारे में। तो यू है आपका सब्जेक्ट, यू मेड, मेड है आपका वर्ब, मी सैड, मेड का फर्क क्या मी पे पड़ रहा है, पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है हमें पता नहीं है, कि असर तो पड़ रहा है पर क्या पड़ रहा है ये हमें मालूम नहीं है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने एक और शब्द लाया सैड। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, लेकिन उसके साथ साथ उस, देखिए अगर आप कहते सिर्फ यू मेड मी, यू मेड मी अगर देखा जाए तो अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसकी सेंस इनकम्प्लीट है। तो आप कहते हैं यू मेड मी व्हाट, फिर आपने उस ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करने के लिए उसमें सैड शब्द जोड़ा, यू मेड मी सैड। तो ये सैड शब्द किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसका पूरक बन रहा है, यू का या मी का, ये बन रहा है पूरक मी का, ये सैड पूरक बन रहा है मी का। तो ये
एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा हो, अगर वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और अगर वो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला एग्जाम्पल है एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट। एवरी किसकी बारे में बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग के बारे में। तो एवरी मॉर्निंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, अ गिफ्ट क्या है? अगर आप कहते हैं एवरी मॉर्निंग इज, तो आगे तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना। तो जब आपने कहा एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, इज क्या अ गिफ्ट को कोई चेंज ला रहा है? नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, और कॉम्प्लीमेंट कैसा है आपका? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसका पूरक है? ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो थोड़ी सी वोकैबुलरी देख लेते हैं जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछी गई है, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले देखेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड को हम क्या कहते हैं? पोस्टेरिटी, कोरिजेंडम, पोस्टडिक्शन या पोस्टस्क्रिप्ट। तो एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड ये होता है आपका पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट। तो पोस्टेरिटी क्या होता है आपका? पोस्टेरिटी आप हिंदी में कहेंगे जो आपके वंशज, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होती है उसे कहते हैं पोस्टेरिटी। कॉरिजेंडम क्या होता है? कॉरिजेंडम होता है कि जब कोई एरर हो जाता है, या मेनली जब किसी प्रिंटेड बुक में कोई एरर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉरिजेंडम, अ थिंग टू बी करेक्टेड, है ना। टिपिकली एरर इन अ प्रिंटेड बुक, वो होता है आपका कॉरिजेंडम। फिर आपका पोस्टडिक्शन। पोस्टडिक्शन होता है किसी फैक्ट पर जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं उसे कहते हैं पोस्टडिक्शन। और एनीथिंग लेटर इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड वो होती है आपकी पोस्टस्क्रिप्ट। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। जब किसी रियल पर्सन और इवेंट पर हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंटीडोट, एलिग्री, एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी। तो उसे हम कहते हैं अनेक्डोट। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट होता है जब किसी पर्टिकुलर पॉइजन के लिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं, वो होती है आपकी एंटीडोट। एलिग्री, एलिग्री होता है आपका कोई स्टोरी, पोएम या पिक्चर जिसमें कि किसी हिडन मीनिंग या फिर आप कहें किसी मॉरल वैल्यू के बारे में बताया जाए या पॉलिटिकल वैल्यू के बारे में बताया जाए जिस स्टोरी में या पिक्चर में, उसे कहते हैं आप एलिग्री। और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी तो आप जानते ही हैं। तो एनेक्डोट होता है जब किसी रियल पर्सन और इवेंट के बारे में आप स्टोरी सुनते हैं। टू कीप वंस हेड अबव वाटर का मीनिंग क्या होता है? टू बी कॉशियस, टू रिमेन अलूफ, टू कीप आउट ऑफ डेप्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका टू बी कॉशियस। टू बी कॉशियस यानी कि सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टू टॉक शॉप का अर्थ क्या है? टू टॉक रीजनेबली, टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, टू अब्यूज समवन या टू टॉक नॉनसेंस। तो टू टॉक शॉप का अर्थ होता है अपने बिजनेस के बारे में बात करना, तो इसका सही जवाब होगा तो टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। देखते हैं अगला सवाल। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का अर्थ क्या होगा? टू रिपे द ओल्ड लोन, टू हैव वंस रिवेंज, टू सेटल अ डिस्प्यूट या नन ऑफ दीज। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का अर्थ होता है बदला लेना, तो इसका अर्थ होगा टू हैव वंस रिवेंज यानी कि बदला लेना। छठा सवाल, आपको बताना है सिनोनिम फैब्रिकेटेड का। ऑप्शन है जेन्युइन, हिस्टोरिकल, फॉर्ज्ड या ट्रू। तो फैब्रिकेटेड का अर्थ होता है मनगढ़ंत या काल्पनिक, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका फोर्ज्ड, क्योंकि इसका अर्थ भी होता है नकली या जालसाज या काल्पनिक। तो फैब्रिकेटेड का जो सिनोनिम है वो है फोर्ज्ड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडिजिनस, इंडिजिनस का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? नेटिव, नॉर्मल, न्यूट्रल या इंटरनल। इंडिजिनस का अर्थ होता है स्वदेशी, तो इंडिजिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका नेटिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको बताने हैं एंटोनिम्स, और एंटोनिम बताना है आपको सैवेज का। ऑप्शन है वाइल्ड, सिविलाइज, अनटाइडी और फेमस। देखिए सैवेज होता है आपका जंगली, बर्बर जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सैवेज और वाइल्ड जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा आपका सिविलाइज्ड। अनटाइडी, अनटाइडी होता है अव्यवस्थित तरीके से आपने किसी चीज को रखना, तो इसका एंटोनिम होगा टाइडी। अगला सवाल, डिवाइड, डिवाइड का एंटोनिम क्या होगा? डिफीट, डिस्पेयर, यूनाइट या ब्रेक। तो डिवाइड का अर्थ होता है बांटना, अलग अलग करना, तो उसका एंटोनिम होगा आपका यूनाइट। डिफीट की
डिफीट का अर्थ होता है आपका हारना, तो उसका अपोजिट होगा आपका विनिंग। और डिस्पेयर का मतलब होता है आपका निराशा, तो उसका अपोजिट होगा होप, आशा। यूनाइट का डिवाइड बता दिया मैंने आपको। ब्रेक होता है तोड़ना, तो सही करना, उसका मतलब होगा आपका उसका अपोजिट जो होगा वो होगा आपका रिपेयर। नेक्स्ट है आपका ब्राइट। ब्राइट के लिए ऑप्शन है आपके पास डेलिकेट, डार्क, कलरफुल या पेस्टल। तो ब्राइट का जो आपका अपोजिट होगा वो होगा आपका डार्क। कलरफुल, पेस्टल, पेस्टल भी देखिए एक हल्के से रंग को ही पेस्टल कहा जाता है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर इंग्लिश पर। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों मैं कह रही हूँ, अगर आप समझ नहीं पाए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखें। आप ज़रूर इस को समझ जाएंगे। और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमें। तो जब तक अगला वीडियो आता है तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।